नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो से हम एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। सीरीज का नाम है कंप्लीट जीके बुक वाइज सीरीज। इस सीरीज के अंतर्गत जितनी भी आपके इंपॉर्टेंट जीके की बुक्स आती हैं उनके नोट्स हम यहाँ पे कवर करेंगे। सबसे पहले कवर करेंगे एनसीईआरटी सार संग्रह को। एनसीईआरटी सार संग्रह किसी भी कंपटीशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और इस पूरी किताब के नोट्स हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे। सबसे पहले आधुनिक भारत के इतिहास से हम इसको शुरू करेंगे। ये हमारा इस सीरीज का आज पहला वीडियो है, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। साथ ही वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो सीरीज आपको कैसे लगी, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें, ताकि अगर इसके अंदर सीरीज के अंदर कुछ सुधार करना हो तो वो हम कर सकें। साथ ही अपना कमेंट ज़रूर बताएं कि सीरीज को आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। एग्जाम से पहले आपके प्रॉपर नोट्स बन जाएंगे, टॉपिक वाइज बन जाएंगे। अलग अलग बुक्स का सारा टॉपिक, सारे फैक्ट आपके एक जगह पर आ जाएंगे, क्योंकि हम इसको ना सिर्फ क्वेश्चन आंसर में सॉल्व करेंगे, एक इसको हम वन लाइनर में सॉल्व करेंगे, दूसरा एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ सॉल्व करेंगे उसी से जुड़े हुए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो भारत आने वाले समुद्री मार्ग से पहले यूरोपीय थे पुर्तगाली। ठीक है, सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली आए। क्रम लगाने को पूछा जाता है कि भारत आने वाले जो यूरोपीय थे इनका क्रम लगाया जाए, तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, दूसरे नंबर पे डच आए, तीसरे नंबर पे आए थे अंग्रेज, चौथे नंबर पे आए थे फ्रांस, फिर आए डेनमार्क के और फिर आए स्वीडन के। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं सीरीज को आगे कंटिन्यू किया जाए, आपको ये सीरीज पसंद आती है, तो इसका ज़्यादा लाभ उठाने के लिए एक अलग से कॉपी ज़रूर बना लें, क्योंकि इस सीरीज को हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे तो आपके पूरे नोट्स बनेंगे और आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ इससे होगा। तो प्रॉपर आप एक अलग से कॉपी बनाओ और इन सभी क्वेश्चनों को फैक्ट वाइज आप इनको लिखते हुए चलिए। दूसरा प्रश्न है, यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? सही आंसर है वास्को डी गामा। देखिए, समुद्री मार्ग की खोज भारत आने की ये किसने खोज करी? वास्को डी गामा ने। वास्को डी गामा भारत कब आया था पूछा जाता है, तो वास्को डी गामा 17 मई 1498 को भारत आया था। ठीक है, कहाँ का था ये? पुर्तगाल का। नेक्स्ट है, कालीकट बंदरगाह के तट पर किस स्थानीय शासक ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था? सही आंसर है जमोरिन ने। देखिए, जब वास्को डी गामा भारत पहुंचा तो ये कालीकट बंदरगाह पे उतरा, वहां पे इसका जो स्वागत किया, जो वहां का स्थानीय राजा था जमोरिन, उसके द्वारा इसका स्वागत किया गया। ठीक है, एक और फैक्ट पूछा जाता है। देखिए, स्वागत तो जमोरिन ने किया। एक और क्वेश्चन पूछता है कि जब ये यात्रा कर रहा था तो यात्रा में इसका सहयोग किसने किया? तो एक और भारतीय है जिसका नाम है अब्दुल मनीद। तो अब्दुल मनीद के द्वारा वास्को डी गामा को पथ में जो इसका यात्रा थी उसमें सहयोग दिया गया। ठीक है, ये गुजरात का था। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित करी थी? पुर्तगालियों ने जो अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोली भारत के अंदर, ये इन्होंने कोचिन में खोली थी। ठीक है, कोचिन यानी केरल के अंदर इन्होंने ये फैक्ट्री खोली थी। 1504 के करीब इन्होंने ये फैक्ट्री खोली। जो इन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री खोली, ये इन्होंने पुलिकट में खोली। पुलिकट आपके तमिलनाडु में आता है। नेक्स्ट है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वॉयसरॉय कौन था? देखिए, पुर्तगालियों का जो पहला वॉयसरॉय था भारत के अंदर वो था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ये 1505 में वॉयसरॉय बनकर आया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पहला पुर्तगाली वॉयसरॉय कौन है? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। भारत में पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक अल्मेडा को ही माना जाता है। भारत में तंबाकू की खेती को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो भारत में जो तंबाकू की खेती शुरू करी थी ये पुर्तगालियों के द्वारा ही शुरू की गई थी। ठीक है, भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो भारत के अंदर जो पहली प्रिंटिंग प्रेस बनाई गई थी यह भी पुर्तगालियों ने ही बनाई थी 1556 में गोवा के अंदर। ठीक है, तो भारत में जो तंबाकू की खेती है, प्रिंटिंग प्रेस है, ये सब इनकी शुरुआत किसने करी? पुर्तगालियों के द्वारा ही की गई थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए नीले जल की नीति, जिसे हम कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी, किसने लागू करी थी? तो देखिए, जो ये नीले जल की नीति थी, ब्लू वाटर पॉलिसी, इसको लागू किया था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और समुद्र के ऊपर इनका नियंत्रण रहता था पुर्तगालियों का, इसीलिए इनको या पुर्तगाली जो खुद को समुद्र का स्वामी भी कहते थे।
पूछा जा सकता है कौन सी यूरोपीय शक्ति स्वयं को समुद्र का स्वामी कहते थे, तो वो थे पुर्तगाली। नेक्स्ट है, केप ऑफ गुड होप की खोज किसने करी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जो वास्को डी गामा भारत आया था वो इसी रास्ते से होकर आया था। ठीक है, इसकी खोज, केप ऑफ गुड होप की खोज बार्थोलोम्यू डियास के द्वारा की गई थी। ठीक है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? देखिए, अभी हमने ऊपर मैंने आपको बोला कि भारत के अंदर पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। लेकिन अगर आपको वास्तविक संस्थापक पूछे तो वास्तविक संस्थापक था अल्बुकर्क। ठीक है, ये दूसरा वॉइसरॉय था जो कि अल्मीडा के बाद बना था। ठीक है, 1509 में ये वॉइसरॉय बना था। कौन? अल्बुकर्क। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अल्बुकर्क ने किस वर्ष यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीता था? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए, जो वॉइसरॉय था अल्बुकर्क, इसने 1510 में जो यूसुफ आदिल शाह था इसको पराजित किया और गोवा इससे जीत लिया था। ठीक है, तो किसने जीता? अल्बुकर्क ने जीता। कब जीता? 1510 में जीता। और किससे जीता? तो यूसुफ आदिल शाह से जीता। यूसुफ आदिल शाह उस समय बीजापुर का शासक था, तो बीजापुर के शासक को हराकर अल्बुकर्क ने गोवा पर कब्जा किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, किस वायसरॉय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का मुख्यालय बनाया गया था? देखिए, गोवा तो जीत लिया था अल्बुकर्क ने 1510 में, लेकिन उसे पुर्तगालियों का हेडक्वार्टर नहीं बनाया। हेडक्वार्टर बनाया नीनो डी कुन्हा ने। यह भी एक पुर्तगाली वॉइसरॉय था। ठीक है, 1529 में ये पुर्तगाली वॉइसरॉय बना। ठीक है, 1529 में बना और 1538 तक ये पुर्तगाली वॉइसरॉय रहा। इसी के शासनकाल में 1530 में जो ये वॉइसरॉय था नीनो डी कुन्हा, इसने गोवा को पुर्तगालियों का मुख्यालय बनाया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों के बाद भारत में व्यापार करने कौन आए थे? देखिए, अभी हमने ऊपर क्रम पढ़ा था ना, तो पुर्तगाली सबसे पहले आए और पुर्तगालियों के बाद आए थे डच। ठीक है, डच यानी कि वर्तमान में जिसे हम नीदरलैंड कहते हैं। तो दूसरे नंबर पे पुर्तगालियों के बाद भारत में डच आए थे। पहला डच यात्री कौन था जो भारत आया था? तो देखिए, पहला डच यात्री था कार्नेलियन हाउटमैन। ठीक है, जो ये हाउटमैन था ये पहला डच था जो यहाँ पे आया था। ठीक है, ये सुमात्रा में आया था जो इंडोनेशिया का द्वीप है। 1596 में ये यहाँ पे आया था। ठीक है, 95 में। चलिए, नेक्स्ट है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? देखिए, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर मैं बात करूं तो ये आपके 1498 में बनी थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो अदर यूरोपीय कंपनियां थी उनके बारे में पूछा जाता है, कौन सी कंपनी कब बनी? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 98 में बनी। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपकी 1600 ईस्वी में बनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में बनी। इसके अलावा जो फ्रांस की थी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो आपकी 1664 में बनी। इन चारों का आपको याद होना चाहिए। भारत से सबसे अंत में जाने वाली यूरोपीय शक्ति कौन थी? देखिए, भारत आने वाले सबसे पहली यूरोपीय शक्ति और जाने वाली भी सबसे आखिरी यूरोपीय शक्ति भी कौन थी? पुर्तगाली थे। भारत में सबसे पहले भी पुर्तगाली आए और भारत से सबसे आखिर में जब ये 1961 में गोवा से गए तो सबसे आखिर में भी पुर्तगाली ही गए थे। भारत से मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता किसने दी थी? तो देखिए, भारत जो था उस समय मसालों के व्यापार के लिए ही यूरोपीय जो भी थे वो भारत में आते थे, लेकिन जो डच आए थे, डचों ने मसालों के निर्यात को उतनी प्राथमिकता नहीं दी जितना इन्होंने कपड़ों को दी थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कौन सी यूरोपीय शक्ति ने कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी? वो थे डच। ठीक, चलिए, नेक्स्ट है, डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित करी? डचों के द्वारा जो इनकी पहली व्यापारिक कोठी थी ये इन्होंने मसूलीपट्टनम में स्थापित करी। 1605 में इन्होंने इसको यहाँ पे स्थापना इसकी करी थी। नेक्स्ट है, डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी, अच्छा हमने इसको कर लिया, 1605 में मसूलीपट्टनम में इसको इन्होंने स्थापित करा था। नेक्स्ट है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ करी थी? तो यह जो इस प्रकार का था कि संयुक्त पूंजी कंपनी की शुरुआत यहाँ पे करी, यह भी डचों के द्वारा ही इसकी शुरुआत की गई। और डचों ने ही भारत के अंदर पहली बार जो वेतनभोगी होते थे, औद्योगिक वेतनभोगी, उनको रखने की शुरुआत भी सबसे पहले डचों ने करी थी। ठीक है, तनख्वाह बेस्ड के ऊपर जो काम पे रखे जाते थे।
वेदरा का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया था? देखिए, वेदरा का युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है। इसी युद्ध को कारण माना जाता है डचों के पतन का। आपको सीधा प्रश्न बनेगा, भारत में डचों का पतन किस युद्ध के कारण हुआ? वेदरा का युद्ध। यह युद्ध डच और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया 1759 में, और इस युद्ध में डचों की बुरी तरह हार होती है। लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की इस गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? देखिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी लंदन के अंदर, हमें पता है, हमने पढ़ा 1600 ईस्वी में बनी। उस समय भारत का सम्राट कौन था? भारत में उस समय मुगल साम्राज्य चल रहा था और मुगल शासक था अकबर। ठीक है, तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1600 ईस्वी में, उस समय यहां का शासक कौन है? अकबर है। इंग्लैंड की शासिका कौन थी जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी? तो रानी एलिजाबेथ प्रथम थी। ठीक है, जो एलिजाबेथ प्रथम थी वो वहां की शासिका थी। गठन 1600 ईस्वी में हुआ। जब ये कंपनी बनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके अंदर टोटल साझीदार कितने थे? क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कितने पार्टनर्स थे? इसमें आपके उस समय 217 पार्टनर थे जब कंपनी बनी। और कंपनी का गवर्नर किसे बनाया गया शुरुआत में 1600 में? तो ये बनाया गया थॉमस स्मिथ को। ठीक है, थॉमस स्मिथ को कंपनी का गवर्नर बनाया गया था। कैप्टन हॉकिंस की ब्रिटिश सम्राट का दूत बनकर जहांगीर के दरबार में आया था। देखिए, भारत आने वाला जो, या फिर मुगल दरबार में, ठीक है, भारत नहीं, मुगल दरबार में जाने वाला जो पहला अंग्रेज अधिकारी था वो था कैप्टन हॉकिंस। ये जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर भारत आया था। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस किस ब्रिटिश सम्राट का दूत बन के आया था? जेम्स प्रथम का। 1608 में आया, जहांगीर के दरबार में गया और मुगल दरबार में जाने वाला ये पहला अंग्रेज था। ठीक है, इसके बाद दूसरा दूत आता है जेम्स प्रथम का, वो था थॉमस रो। ठीक है, तो उसका नाम भी आपको याद रखना है, थॉमस रो। ये भी जेम्स प्रथम का दूत था जो कि जहांगीर के दरबार में गया 1615 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो पहला जो टेम्पररी कारखाना स्थापित किया अंग्रेजों ने वो किया मसूलीपट्टनम में 1611 में इन्होंने यहाँ पे किया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, मसूलीपट्टनम में इन्होंने 1611 में किया। इससे पहले देखिए 1608 में ये सूरत में कंपनी खोलने का प्रयास कर चुके थे, लेकिन वो असफल रहा था, प्रॉपर रूप से वो उसको खोल नहीं पाए थे। ठीक है, तो उसके बाद इन्होंने मसूलीपट्टनम में कंपनी खोल दी, अपनी फैक्ट्री खोल दी, और सूरत के अंदर इन्होंने 1613 में फैक्ट्री खोल दी। तो आपको दोनों बातें याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था? तो औरंगजेब ने किस गवर्नर को भारत से बाहर किया? वो था जॉन चाइल्ड को। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जॉन चाइल्ड को औरंगजेब ने भारत से बाहर कर दिया था। देखिए 1688 की बात है, 1688 में जो हुगली में अंग्रेज रह रहे थे, यहाँ पर औरंगजेब ने अटैक किया। उस समय इनका नेतृत्व कर रहा था जॉन चाइल्ड, और इसको फिर भारत से निष्कासित कर दिया था। कब? 1688 में। गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब दिया गया था? देखिए, जो गोलकुंडा के शासक थे उन्होंने अंग्रेजों को सुनहरा फरमान दिया, ये दिया 1632 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट फरमान था। ठीक है, तो ये आपको पूछा जाता है किस वर्ष दिया गया या किस शासक ने दिया? तो गोलकुंडा के शासक ने दिया। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए फर्रुखसियार द्वारा महाअधिकार पत्र कब जारी किया गया था? देखिए, जो फर्रुखसियार था मुगल शासक था ये, और इसने 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान जारी किया जिसको कहा गया महाअधिकार पत्र। ठीक है, इसी को जो ये इसने जारी किया था फरमान, इसी फरमान को ब्रिटिश कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये फरमान था, इसने बहुत सारी छूट जो थी वो अंग्रेजों को दी थी। ठीक है, तो अंग्रेजों को महाअधिकार पत्र फर्रुखसियार ने दिया 1717 में। इसके तहत इसने क्या क्या दिया? तो देखिए, बंगाल में मुफ्त व्यापार की छूट दे दी, सूरत को भी इसने टैक्स फ्री कर दिया, और जो अंग्रेज़ों के सिक्के थे बॉम्बे में जो चलाते थे, बॉम्बे के जो सिक्के थे उनको पूरे मुगल साम्राज्य में मान्यता उनको दे दी। ठीक है, तो बॉम्बे के सिक्कों को मान्यता भी इसी फरमान के द्वारा दी गई। तो बहुत इंपॉर्टेंट फरमान था। किसने जारी किया? फर्रुखसियार ने 1717 में, और इसी को ब्रिटिश कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। चार्ल्स द्वितीय और
पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह कब हुआ था? तो इन दोनों का विवाह हुआ 1661 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों है? तो देखिए, जब 1661 में इन दोनों का विवाह हुआ उस समय जो बॉम्बे था वो पुर्तगालियों के पास था। तो पुर्तगालियों ने दहेज में वो बॉम्बे किसको दे दिया? चार्ल्स द्वितीय को दे दिया। और वही बॉम्बे 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने, जो आप बोल सकते हैं लीज के ऊपर या किराए पे, कंपनी को दे दिया। ठीक है, 1668 में। ये कहानी है जो आपको ध्यान रखनी है। विवाह 1661 में बॉम्बे अब चार्ल्स द्वितीय का हुआ। चार्ल्स द्वितीय ने 1668 में 10 पाउंड वार्षिक किराए के ऊपर कंपनी को बॉम्बे दे दिया था। ठीक है, बंबई का संस्थापक किसे माना जाता है? बंबई का संस्थापक माना जाता है गेराल्ड ओंगियार को। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ठीक, तो बंबई का संस्थापक गेराल्ड ओंगियार है। अगर आपको पूछे कलकत्ता का संस्थापक कौन था, तो कलकत्ता का जो संस्थापक माना जाता है वो जॉब चरनाक को माना जाता है। 1690 में इसने कलकत्ता की स्थापना करी थी। ठीक है, कब करी थी इसने? 1690 में। इसी प्रकार जो तीसरा महत्वपूर्ण जगह थी अंग्रेजों की वो है मद्रास। मद्रास का संस्थापक किसे माना जाता है? ये माना जाता है फ्रांसिस डे को। ठीक है, फ्रांसिस डे, देखिए नाम में फ्रांस है लेकिन ये फ्रांस का नहीं है, ये अंग्रेज है। और इसी फ्रांसिस डे ने मद्रास के अंदर जो एक किला है, फोर्ट सेंट जॉर्ज किला, इंपॉर्टेंट किला है। ठीक है, सेंट जॉर्ज किला पूछा जाता है कहाँ है? मद्रास में है। उस किले का निर्माण इसी फ्रांसिस डे ने करवाया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। 1639 में इसने मद्रास को लिया था। नेक्स्ट है, किस वर्ष अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर बंबई को बनाया था? देखिए, अंग्रेजों का जो पश्चिमी तट का हेडक्वार्टर था वो सूरत था। सूरत से हटाकर ये बंबई लेकर आए कब? 1687 में ये बंबई में ले आए थे। ठीक है, यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र कहाँ था? तो देखिए, यूरोपियों वालों को जो सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था ये बिहार से इनको प्राप्त होता था। नेक्स्ट है, 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों के द्वारा की गई? देखिए, जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी है इसकी स्थापना 1664 में होती है, अभी हमने ऊपर पढ़ा। और किसके प्रयासों से की गई? तो एक व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है, कोलबर्ट। ठीक है, अब ये कोलबर्ट कौन था? देखिए, जब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1664 में, उस समय जो फ्रांस का शासक है लुई 14, ठीक है, लुई 14 उस समय फ्रांस का शासक है 1664 में। उसके मंत्री का नाम था कोलबर्ट और इसी के प्रयासों से फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ठीक है, भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कब और कहां की गई? अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। देखिए, ऊपर हमने पढ़ा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, वो बनी आपकी 1664 में, लेकिन जो पहली फैक्ट्री बनाई इन्होंने वो 1668 में बनाई भारत के अंदर। कहां पे? सूरत में इन्होंने ये फैक्ट्री बनाई थी। किसके द्वारा ये फैक्ट्री बनाई गई? अगर फैक्ट्री पूछेगा तो फैक्ट्री जो बनाने में जो मुख्य श्रेय जाता है वो एक और फ्रांसीसी व्यक्ति है, फ्रैंको कैरो। ठीक है, तो फ्रैंको कैरो को श्रेय जाता है इस फैक्ट्री को यहां पे खोलने का। फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहां बनवाया गया? देखिए, 3 महत्वपूर्ण किले हैं, फोर्ट सेंट जॉर्ज किला, फोर्ट विलियम और एक और है फोर्ट लुई। 2 जो किले हैं, फोर्ट विलियम और सेंट जॉर्ज, ये आपको पता है अंग्रेजों ने बनवाए। लेकिन ये वाला जो किला है आपको पूछेगा पौंडीचेरी का जो ये फोर्ट लुई है ये किसने बनाया? तो ये फ्रांस के द्वारा बनवाया गया। कहां पे बनवाया गया? पौंडीचेरी में इस किले का निर्माण किया गया था। ठीक है, पौंडीचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? देखिए, पौंडीचेरी का जो पहला फ्रांसीसी गवर्नर था ये था फ्रैंको मार्टिन। इसका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, फ्रैंको मार्टिन ने ही पौंडीचेरी को जीता था और फिर इसको यहाँ पे गवर्नर इसको बनाया गया। तो पौंडीचेरी का पहला गवर्नर कौन था? फ्रांसीसी गवर्नर, वो था फ्रैंको मार्टिन। पौंडीचेरी ही वो जगह थी जहां पे जो फ्रांसिस थे इसका आज़ादी के बाद तक कब्जा रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, पुर्तगालियों को सौली या सवाली। ठीक है, पुर्तगालियों को सवाली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया था? देखिए, अंग्रेज और पुर्तगालियों इन दोनों के बीच में एक युद्ध होता है, सवाली का युद्ध। ठीक है, यह सवाली का युद्ध हुआ जिसके अंदर पुर्तगाली पराजित हुए और इनको हराया किसने?
थॉमस बेस्ट उस समय वहां का ब्रिटिश अधिकारी था। तो ये आपको ध्यान रखना है। सोवाली का युद्ध कब लड़ा गया? ये युद्ध आपके 1612 में लड़ा गया था, ठीक है। और इस युद्ध में अंग्रेज और पुर्तगाल आपस में लड़े, जिसमें पुर्तगाल पराजित हुए। अंग्रेजों का नेतृत्व थॉमस बेस्ट ने करा था। देखिए कहानी कुछ इस प्रकार थी। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि 1608 में अंग्रेजों ने सूरत में कंपनी खोलने का प्रयास किया, फैक्ट्री खोलने का, लेकिन जहांगीर ने उनको अनुमति नहीं दी। जहांगीर ने आधा काम होने के बाद काम को बंद करवा दिया। वो असफल प्रयास था। फिर हमने पढ़ा कि अंग्रेजों ने 1613 में सूरत के अंदर कंपनी खोल दी। ये कैसे हुआ? तो कारण यही युद्ध था। 1612 में उस समय जो था पुर्तगाली बड़ी शक्ति थी। जहांगीर पुर्तगालियों के साथ था, लेकिन जब जहांगीर ने देखा कि अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को पराजित कर दिया 1612 में, तब जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत के अंदर कंपनी खोलने की अनुमति दे दी थी, ठीक है। इसीलिए 1613 में सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फैक्ट्री थी वो यहां पे स्थापित हुई। तो युद्ध इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य वांडी वॉश का युद्ध कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे हमने वेदरा का युद्ध पढ़ा जो डचों का पतन का कारण था, इसी प्रकार जो ये वांडी वॉश का युद्ध है ये फ्रांसीसियों के पतन का कारण था। यह युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ। 1760 में यह युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में जो अंग्रेज सेनापति था, बहुत बार पूछा जाता है कि वांडी वॉश के युद्ध में अंग्रेज सेनापति कौन था? तो यहां पे था आयरकूट, ठीक है। आयरकूट के नेतृत्व में अंग्रेजों ने जो फ्रांस की सेना थी इसका नेतृत्व कर रहा था लाली, ठीक है। लाली इनका सेनापति का नाम था फ्रांस के, और उसकी सेना को पराजित किया था। नेक्स्ट है कर्नाटक के युद्ध किनके मध्य लड़े गए थे? देखिए कर्नाटक के जो युद्ध थे, 3 कर्नाटक युद्ध होते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध। ये तीनों कर्नाटक युद्ध अंग्रेज और फ्रांस के मध्य में लड़े गए थे। नेक्स्ट है पहला कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किसी एग्जाम में ये पूछा भी गया है। देखिए जो प्रथम कर्नाटक युद्ध है ये 1746 से 1748 के बीच लड़ा गया, और इस युद्ध का जो कारण था वो था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार। यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर ये दोनों लड़ने लगे। क्योंकि यूरोप में लड़ रहे थे तो भारत में भी ये लड़ने लगे, और भारत में जब इनकी लड़ाई हुई तो उसी को कहा गया पहला कर्नाटक युद्ध, ठीक है। इस युद्ध की समाप्ति किस संधि के माध्यम से हुई? तो राइट आंसर होगा एला शापल की संधि। क्वेश्चन बनता है जो पहला कर्नाटक युद्ध था ये किस संधि से समाप्त हुआ? तो एला शापल की संधि के साथ ये समाप्त हुआ था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए कारण हुआ, कारण आपको याद रखना है, और किस वर्ष हुआ, और संधि, ये तीनों बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है द्वितीय कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ? ये दूसरा कर्नाटक युद्ध जो था ये पौंडीचेरी की संधि के कारण समाप्त हुआ। युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? तो 1749 से 54 के बीच ये युद्ध लड़ा गया, और संधि होती है पौंडीचेरी की संधि 1755 में, ठीक है। इस युद्ध का कारण क्या था? तो देखिए पहले युद्ध का कारण था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार, ठीक है। दूसरे युद्ध का कारण था भारत के अंदर जो कर्नाटक राज्य है और हैदराबाद, इनके शासकों की मृत्यु हो जाती है। दोनों जगह पर दो दो गुट बन जाते हैं, एक गुट फ्रांस का, एक गुट इंग्लैंड का, ठीक है। दोनों ही गुट अपने ही राजा को यहाँ पे शासक बनाना चाहते थे, और उसी को लेकर शुरुआत होती है दूसरे कर्नाटक युद्ध की। यानी कि दूसरे कर्नाटक युद्ध का कारण क्या है? कर्नाटक और हैदराबाद का उत्तराधिकार, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस युद्ध की समाप्ति होती है पौंडीचेरी की संधि से। इस संधि को गोडेहू की संधि भी कहते हैं। पहले भी हमने इसको पढ़ा है। गोडेहू की संधि किस किस के बीच हुई? इंग्लैंड और फ्रांस। कब हुई? 1755 में। इसे गोडेहू की संधि क्यों कहते हैं? तो देखिए जब यह युद्ध शुरू हुआ, दूसरा कर्नाटक युद्ध, तो जो फ्रांस था उसकी हालत बहुत खराब होती चली गई। जब हालत खराब होती चली गई तो उस समय जो इनका गवर्नर था डुप्ले, ठीक है। इस युद्ध में फ्रांस का गवर्नर कौन था? डुप्ले था। फ्रांस ने इसको वापस बुला दिया और इसकी जगह पर नया गवर्नर भेजा जिसका नाम था गोडेहू, ठीक है। गोडेहू ने आते ही इंग्लैंड के साथ संधि करी, जिसे पौंडीचेरी की संधि कहते हैं। क्योंकि यह संधि गोडेहू ने करी इसीलिए इसको इसके नाम पे कहा जाता है गोडेहू की संधि, ठीक है। तो ये दूसरा कर्नाटक युद्ध, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा।
अगला है फ्रांस और ब्रिटेन के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध कब लड़ा गया था। देखिए सप्तवर्षीय युद्ध जो था यही आपका तीसरा कर्नाटक युद्ध था, कारण यही था। ठीक है, जो तीसरा कर्नाटक युद्ध का कारण था वो था यूरोप में चल रहा सप्तवर्षीय युद्ध। ये 1756 से 1763 के बीच लड़ा गया और इस युद्ध की समाप्ति होती है पेरिस की संधि के साथ। ठीक है, पेरिस की संधि 1763 में होती है और इसी युद्ध में जो आपका जो तीसरा कर्नाटक युद्ध था उसका कारण ये सप्तवर्षीय युद्ध था। क्वेश्चन बनता है सप्तवर्षीय युद्ध किस किस के बीच हुआ, तो ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है बंगाल के किस शासक ने अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी थी। देखिए बंगाल में सबसे पहले अंग्रेजों को किसने अगर व्यापारिक छूट दी तो वो था बंगाल का शासक शाह शुजा। शाह शुजा ने 1651 में अंग्रेजों को आमंत्रित किया कि आप बंगाल में आएं और अपनी फैक्ट्री को यहाँ पर खोलें। इसीलिए 1651 में ही अंग्रेज बंगाल में गए, हुगली में, और यहाँ पर इन्होंने अपनी पहली कोठी खोली। तो आपको पूछेगा बंगाल में अंग्रेजों ने पहली कोठी कब खोली, 1651 में। आमंत्रित किसने किया, शाह शुजा ने। नेक्स्ट है मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था। देखिए जो बंगाल था उस समय वो मुगलों के अधीन आता था। मुगल सम्राट के द्वारा जो नियुक्त किया गया अंतिम गवर्नर था वो था मुर्शिद कुली खान। इसके बाद बंगाल के ऊपर से मुगलों का जो अधिकार था वो खत्म होता चला गया। ठीक है, तो मुर्शिद कुली खान को नियुक्त किया था किसने, मुगल सम्राट ने। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो मुर्शिद कुली खान है इसने अपनी राजधानी को परिवर्तित करा, इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित करी। राजधानी कहाँ थी, ढाका। ये कहाँ ले गया, मुर्शिदाबाद में इसने अपनी राजधानी को बनाया। यह मुर्शिदाबाद कौन सी नदी के तट पर है, तो ये आपका भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन बनता है ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी कौन लाया, ये लाया मुर्शिद कुली खान। इसके बाद राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ जाएगी, मुंगेर में जाएगी। ठीक है, मुंगेर में राजधानी जाएगी और वहाँ कौन लेके जाएगा, वहाँ लेके जाएगा मीर कासिम। उसको भी हम अभी देखेंगे। नेक्स्ट है बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी। बंगाल का गवर्नर कहें या बंगाल का नवाब कहें, बंगाल का नवाब था अलवर्दी खान और इसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी। ठीक है, इसने कहा था कि अगर ये जो यूरोपिय हैं ये मधुमक्खियों के जैसे हैं, अगर आप इनको नहीं छेड़ोगे तो ये आपको कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर छेड़ोगे तो फिर आपका ये काफ़ी नुकसान कर सकते हैं। तो ये कहा था अलवर्दी खान ने। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अलवर्दी खान कौन था, क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट शासक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अलवर्दी खान बिहार का शासक था। इसने बंगाल पे आक्रमण किया 1740 में और जो बंगाल का नवाब था जिसका नाम था सरफराज को इसने पराजित किया और बंगाल का नवाब बन बैठा। ठीक है, कौन, अलवर्दी खान। बाद में इसी अलवर्दी खान का दामाद और उत्तराधिकारी होगा सिराजुद्दौला। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो गिरिया का युद्ध इंपॉर्टेंट युद्ध है, ध्यान रखेंगे। गिरिया का युद्ध 1740 में लड़ा गया अलवर्दी खान और सरफराज के बीच में। ठीक है, और इसी अलवर्दी खान का दामाद था, उत्तराधिकारी था सिराजुद्दौला। ठीक है, नेक्स्ट है प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना कब घटित हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट घटना है भारतीय इतिहास में जो ये ब्लैक होल की घटना थी। कब हुई, डेट सही याद रखेंगे, 20 जून 1756 को ये घटना होती है। इस घटना के रचयिता कौन है, तो इसका रचयिता है जेड हॉलवेल। रचयिता यानी कि इस घटना के बारे में जो उल्लेख किया है वो किया है जेड हॉलवेल ने। जेड हॉलवेल ने ही बताया कि कैसे जो नवाब था उस समय बंगाल का सिराजुद्दौला, उसने 20 जून की रात को 146 अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया। अगले दिन जब उन्होंने कमरा खोला तो 146 में से 123 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। केवल 23 लोग उसमें जीवित बचे थे। उन्हीं 23 लोगों में से एक व्यक्ति था जेड हॉलवेल। ठीक है, तो इसी ने बाद में आके इसका उल्लेख किया। नेक्स्ट है उस समय नवाब कौन है, सिराजुद्दौला। नेक्स्ट है 9 फरवरी 1957 को अलीनगर की संधि किस किस के बीच में हुई। जी ये अलीनगर की संधि है, ये होती है क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि अलीनगर की संधि कब हुई, तो ये 1957 में हुई, क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुई थी। ठीक है, क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि 1756 को जून में ब्लैक होल की घटना हो गई तो अंग्रेज और नवाब के बीच यहां से विरोध होना शुरू हुआ।
फरवरी में आके इन्होंने एक संधि करी, अलीनगर की संधि, और जो अभी आके प्लासी का युद्ध होगा उसका कारण ही यही था कि अंग्रेजों ने कहा कि नवाब ने अलीनगर की संधि का क्या किया है, यहां पे इसका हनन किया है, उन्होंने इसको तोड़ा है, इस संधि को, ठीक है। तो इसी संधि के विरोध में फिर प्लासी का युद्ध होता है। नेक्स्ट है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है, आपको डेट याद रखनी है। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था? पहला प्रश्न तो यही, बंगाल का नवाब कौन था? तो जब प्लासी का युद्ध लड़ा गया 1757 में, बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, ठीक है। इसका सेनापति कौन था? इसका सेनापति का नाम था मीर जाफर, ठीक है। मीर जाफर ने इस युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ धोखा किया था, ठीक है, जिसके कारण सिराजुद्दौला की हार होती है। इसका इनाम मीर जाफर को यह मिलता है कि प्लासी के युद्ध के बाद आपको पूछेगा बंगाल का नवाब कौन बना, तो प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब बना मीर जाफर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसने तो धोखा दिया था, लेकिन दो व्यक्ति ऐसे थे जो नवाब के साथ पूरी वफादारी के साथ लड़े थे, उनके नाम पूछे जा सकते हैं। तो एक का नाम था मोहनलाल, ठीक है, और दूसरा थे मीर मदान। ये दोनों जो नवाब थे उनकी साइड से बड़ी ईमानदारी से लड़े, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। धोखा किसने दिया? मीर जाफर ने। नेक्स्ट है, भारत ने ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? तो भारत में अंग्रेजों का जो प्रभुत्व बढ़ना शुरू हुआ उसकी शुरुआत प्लासी के युद्ध से ही मानी जाती है, क्योंकि उस समय बंगाल एक बहुत बड़ा राज्य था और बंगाल के नवाब को हराना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। तो अंग्रेजों की जो प्रभुत्व की शुरुआत है वो प्लासी के युद्ध के बाद ही मानी जाती है। मुर्शिदाबाद से राजधानी मुंगेर किसने स्थापित करी थी? तो देखिए, राजधानी मुर्शिदाबाद थी, यहां से राजधानी मुंगेर लेकर गया मीर कासिम। देखिए, बंगाल का जो नवाब था, जब प्लासी का युद्ध खत्म हुआ तो मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया, लेकिन 1760 में जाफर को हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया, और जैसे ही कासिम को नवाब बनाया, इसने सबसे पहले राजधानी परिवर्तित कर दी। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेनापति कौन था? देखिए, बक्सर का युद्ध जब हुआ उस समय जो ब्रिटिश सेनापति था वो कौन था? तो ये था आपका हेक्टर मनरो, ठीक है। बक्सर का युद्ध आपका 1764 में लड़ा गया और इसमें जो ब्रिटिश सेनापति था वो हेक्टर मनरो था। और इसी युद्ध के बाद लगभग आप कह सकते हैं कि अंग्रेजों का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया कि अब भारत में अंग्रेजों का राज स्थापित होगा, क्योंकि इस युद्ध में जो अंग्रेज थे इन्होंने न सिर्फ बंगाल के नवाब को हराया, बंगाल के नवाब को तो हराया, यानी कि बंगाल का जो शासक था पूर्व नवाब मीर कासिम, उसको हराया। इसके अलावा सुजाउद्दीन उस समय अवध का नवाब था, उसकी सेना को हराया, और उस समय जो मुगल सम्राट था शाह आलम द्वितीय, उसकी सेना को हराया। तो 3 प्रमुख सेनाओं को पराजित किया यहां पे बक्सर के युद्ध में, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जब बक्सर का युद्ध लड़ा गया उस समय बंगाल का नवाब कौन था? देखिए, बंगाल का नवाब उस समय मीर जाफर था, यह आपको ध्यान रखना है। हमने पढ़ा 1760 में नवाब बनाया गया कासिम को, लेकिन कुछ टाइम बाद कासिम को नवाब से हटा दिया गया और वापस मीर जाफर को नवाब बनाया गया। उसके बाद ही कासिम जो था वो शाह आलम के पास गया और फिर वो जो सुजाउद्दीन था अवध के नवाब, वहां गया, सेना तैयार करी, एक संयुक्त सेना, और फिर वो अंग्रेजों से लड़ने आया बक्सर के युद्ध में, ठीक है। किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी? तो यह अंग्रेजों को प्राप्त हुई थी इलाहाबाद की संधि। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इलाहाबाद की ये संधि जो है ये 1765 में होती है, ठीक है। कब होती है? 1765 में। इलाहाबाद की जो संधि थी ये रॉबर्ट क्लाइव और जो मुगल सम्राट था शाह आलम द्वितीय, इन दोनों के बीच में होती है, ठीक है। बेसिकली अगर देखें डिटेल में तो इलाहाबाद की 2 संधियां होती हैं। पहली संधि रॉबर्ट क्लाइव और मुगल सम्राट के बीच होती है, और दूसरी संधि जो अवध का नवाब था शुजाउद्दीन और क्लाइव, इनके बीच होती है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, इलाहाबाद की संधि मुगल सम्राट और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई 12 अगस्त 1765 को, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा जाता है? तो स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक ये कहा गया है रॉबर्ट क्लाइव को, ठीक है।
बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बंगाल में द्वैध शासन की जो शुरुआत करी थी, इसकी शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने ही करी थी। और जब वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है तो वो वहां पे द्वैध शासन को समाप्त करता है। ठीक है, तो बंगाल में द्वैध शासन शुरू किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने। खत्म किसने किया? वॉरेन हेस्टिंग ने। और आज का अंतिम प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल को कुशल आक्रमणीयता की नीति का काल माना जाता है? तो ये काल माना जाता है लॉर्ड एलनबरो के काल को। ठीक है, 1842 से 44 का काल था। इसी एलनबरो के काल में 1843 से संडे की छुट्टी की शुरुआत भी होती है। दास प्रथा का अंत भी यहाँ पे किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको ध्यान रखने हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा कंप्लीट जीके बुक वाइज सीरीज का आज हमारा पहला पार्ट था। इस सीरीज में मैं फिर से आपको बता दूं, जो एनसीईआरटी सार संग्रह है उस पूरी किताब के जो आपके इंपॉर्टेंट नोट्स हैं उनको हम यहाँ पे कवर करेंगे, इसी पैटर्न के आधार पे करेंगे और टॉपिक वाइज कवर करेंगे। हमने आधुनिक भारत को शुरू किया है, तो यहाँ से आगे पूरे जो आपके आधुनिक भारत के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इसी प्रकार हम पूरी जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे भारत की आज़ादी तक। तो एक अलग से कॉपी ज़रूर बनाएं वहाँ पे इन सभी फैक्टों को, क्योंकि अब आधुनिक भारत के जितने क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी सार संग्रह में हैं और अदर बुक से फैक्ट भी मैं यहाँ पे कलेक्ट करता हूँ, तो आपके प्रॉपर नोट्स बन जाएंगे। एग्जाम से पहले आपका पूरा जो जीके है वो अच्छे से कवर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और वीडियो आपको कैसा लगा, सीरीज आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि आपका जो फीडबैक है उसके आधार पर अगर इसमें कुछ संशोधन करना हो, सुधार करना हो या कोई तरीका अगर आप बताना चाहें तो आप वो बता सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।